नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे में सबसे पहली खबर और बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई में ड्रग्स का कारोबार नया नहीं है। मुंबई में किस कदर धड़ल्ले से ड्रग्स और नशीले पदार्थ मिलते हैं, इसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने खुफिया कैमरे पर पेडलर से डील की और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई में कितने धड़ल्ले से ड्रग्स बिकते हैं। हाँ, आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर 1 ग्राम 7,000। 1 ग्राम 7,000 रुपये का? महंगा नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है। 1 नंबर माल है भाई। दिखाओ, चख के देखो। दिखाओ दिखाओ। ये असली है? चख के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? 1 नंबर 7,000 1 ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 1 ग्राम। 1 नंबर माल है भाई, गोवा का है। ये बम्बई का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700 वैसे आपके लिए कर देंगे 1600। पार्टी के लिए 1 नंबर है। पार्टी के लिए एमडी 1 नंबर है। और नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कॉल करना। जल्दी जल्दी करो भाई। क्या इतना जल्दी क्या है? बोलो, सेक्शन टाइट है ना भाई जान। अच्छा, बोलो। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है क्या, गांजा है, वीड है ना? वीड है, अमेरिकन वीड है भाई। अमेरिकन वीड? अमेरिकन वीड बहुत महंगा है। क्या रेट है? बहुत महंगा है। क्या रेट क्या है? 6,000। 6,000 रुपये? कहाँ का है? यूएस का है? यूएस का है तुम्हारे पास अभी? हाँ? है तुम्हारे पास? है दिखाओ। भाईजान। ये अमेरिका का है? दूर से देखो। हाँ बस सुन लो। ये अमेरिका का है? अमेरिका यूएस। सस्ता वाला है कोई? नहीं सस्ता फिर कश्मीरी चरस आएगा 4,000। मनाली 8,000। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलो भाई। चरस क्या रेट है? हाँ, चरस क्या रेट है? कश्मीरी का 4,000, मनाली 8,000। मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये गांजा चाहिए। हाँ, कितना मिलेगा? कितना चाहिए बोलो। कितना चाहिए मतलब क्या? मैं कितना अभी बोलूँगा चाहिए तुमको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो दोगे क्या? सब मिलेगा। तो लेके कैसे आते हो इतना सारा तुम लोग? वो है हमारा, तुम खाली काम की बात करो ना भाईजान। कितना चाहिए? सेक्शन टाइट है एकदम। बोलो ना क्या है। तो पेटीएम करूँगा, लोगे क्या? पागल है क्या? फिर पेटीएम कोई करता है? कैश है ना भाईजान। कैसी बात कर रहे कैश नहीं है ना भाई अभी। हो? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? मेंटल है क्या थोड़ा? पेटीएम नहीं लोगे? टाइम वेस्ट कर रहा है। पागल है क्या? पेटीएम कोई करता है अच्छा क्या? ठीक है, मैं मंगा रहा हूँ, कैश मंगा रहा हूँ। मेरे को ये बताओ कि ये जो अभी इतना सब चल रहा है, ये फिल्म वाले लोग लेते हैं क्या? ये लोग कैसी बात कर रहे हो? लेते हैं ना भाई, लेते हैं। सब लेते हैं। किसी को बेचा है कभी? ड्राइवर और उन लोग के खास लोग आते हैं। उन लोग चल के आएंगे क्या? अकेला है क्या? वो सब ड्राइवर और लेके आते ड्राइवर हैं? उन लोग के जो खास लोग आते हैं। अभी कहाँ? ये सब क्या? ये सब जो चल रहा है अभी, सुशांत वाला देखा है? वो सब पता नहीं। वो सब फालतू की बात मत करो भाई। तो रुक जाओ ना, थोड़ा कैश आएगा तो फिर। अच्छा ठीक है, टाइट है भाई जान। ठीक है 6 महीने से काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसा जो बेच रहा है वही बड़ी बात है। तो आज तक पर आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता ने एक ड्रग पेडलर से बाकायदा बातचीत की और देखिए किस तरह से सड़क किनारे यहां पर तमाम तरह के जितने भी तरह के ड्रग्स वो कह रहा था हमारा संवाददाता, और सामने ड्रग पेडलर कह रहा था उसके पास मौजूद है, जो भी चाहिए सब मिलेगा। इतनी आसानी से खुलेआम दिन में कोई ड्रग्स अगर दे रहा है पहुंचकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में ये सब कुछ कितना आसान है। मुनीश पांडे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ये स्टिंग किया है, वो खुद हमारे साथ जुड़ा है मुंबई से। मुनीश, दिल्ली से मुंबई पहुंचकर एक तो रिपोर्टिंग करना ग्राउंड जीरो पर, और वहां पर इतनी आसानी से ये जो आपने स्टिंग किया है, ये बहुत कुछ बताता है कि देखिए कितनी आसानी से धड़ल्ले से खुलेआम वहां पर ड्रग्स बिक रहा है। और क्या कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर पाए? सबसे दिलचस्प बात बताता हूँ मैं श्वेता आपको। ये जहाँ पे मैंने ड्रग्स डीलर से बात की, उसने ना सिर्फ मुझे ड्रग्स दिखाई, बल्कि ये वो जगह है जो कि सुशांत के घर से महज 20 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि घर के बगल में ठीक मैंने उस शख्स को फ़ोन किया, वहाँ पर ड्रग्स के लिए मैंने बुलाया और वो वहाँ पर आ भी गया। चूँकि ड्रग्स खरीदना और बेचना इलीगल होता है, इसके लिए मैंने उससे ड्रग्स लिया नहीं। मैंने बहाना कर दिया कि मेरे पास में कैश नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये था दर्शकों तक और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं
उन तक ये बात पहुंचाना कि कोई भी शख्स यहाँ पर अगर ड्रग्स खरीदना चाहता है तो उसके लिए चाहे कोकीन हो, उसके अलावा चाहे हैश खरीदना हो, उसको वीड खरीदना हो, चाहे LSD खरीदना हो, सारे ड्रग्स एक फ़ोन कॉल पर आपके लिए मौजूद होते हैं। यानी कि एक कॉल सेंटर की तरह यहाँ पर चलता है। अगर आपके पास कहीं नंबर आ जाता है, आप फ़ोन करिए और आपको ड्रग्स मिल जाएगी। और ड्रग्स को लेकर अब NCB ने यहाँ पर जो कार्रवाई करनी शुरू की है, ड्रग पेडलर को पकड़ना शुरू किया है। श्वेता, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक ओपन सीक्रेट है पूरे मुंबई में। ना सिर्फ फिल्मी सितारे बल्कि जो आम लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो पॉश इलाकों में रहने वाले, और ये बांद्रा का पॉश इलाका है जहाँ पर मैंने बात की है, यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर वो ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए आसानी से अवेलेबल रहता है। मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, NCB को जानकारी थी, एंटी नार्कोटिक सेल है मुंबई पुलिस का, उसको जानकारी थी, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कभी भी कार्रवाई से मेरे कहने का मतलब है कि दशकों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए इतने धड़ल्ले से विदेशों से आता है ये ड्रग्स और उसके बाद में मुंबई में आराम से बेचा जाता है। बिल्कुल मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुशांत केस में CBI का एक्शन लगातार जारी है। आज भी CBI कई लोगों से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से CBI की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि DRDO गेस्ट हाउस में ये सब पूछताछ चल रही है। पूछताछ का दौर लगातार वहां पर जारी है। वहीं CBI के साथ ED और NCB भी लगातार मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। ED में आज वरुण माथुर की पेशी हो रही है। वरुण माथुर, बता दें आपको, सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं, जिनकी आज ED में पेशी है। हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से, और दिवेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवेश, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे पूछताछ के मामले में। आज रिया से तो पूछताछ नहीं हो रही है, लेकिन बाकी तमाम लोगों से आज पूछताछ हो रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास लेटेस्ट इस पूरे मामले को लेकर? एक तरफ ED छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, और दूसरी तरफ CBI अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी श्वेता, आपको बता दें, तीनों ही एजेंसियां अब पूरे जोर लगाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। CBI की टीम रिया से पहले ही 4 दिन पूछताछ कर चुकी है। अब उनके माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। सारी चीजें जानने की कोशिश हो रही है। पर्सनल डिटेल्स किस तरीके के थे, क्या हुआ था 8 जून को जब रिया घर वापस चली आई, उन्होंने क्या बताया था अपने घर वालों को, क्या कभी उन्होंने सुशांत की तबीयत के बारे में, जैसा कि पहले भी उन्होंने बताया है कि सुशांत उनके पिता से भी बात किया करते थे, उनके पिता एक डॉक्टर हैं, तो उनसे उस बारे में, बीमारी के बारे में बात की गई। क्या उनके पिता ने किसी तरीके का मेडिकेशन या दवाई सुशांत को प्रिस्क्राइब की थी? क्योंकि बहुत सारे आरोप सुशांत के परिवार से लगे हैं कि वो रिया उनको दवाइयां देती थी, डॉक्टर्स के पास वो खुद लेके जाती थी, वो डॉक्टर्स भी उन्होंने ही चुने थे। बहुत सारे आरोप हैं। उन सारे आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए CBI उनके माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। इसके बाद फाइनेंशियल एंगल जो आता है, 15 करोड़ के गबन का आरोप है रिया और उनके परिवारजनों पर, उसके लिए CBI अब फाइनेंशियल ट्रेल की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हर तरीके से पूछताछ की जा रही है, ग्रिल किया जा रहा है उनके माता पिता को, पैसे की आमदनी के बारे में पूछा जा रहा है। उनके पिता रिटायर्ड अफसर हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम था, कैसे आप घर चलाते थे, किस तरीके से कितना पैसा आया, क्या कोई पैसा सुशांत की तरफ से भी आया था, ये सारी चीजें उनसे पूछी जा रही है। एक अलग तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वो एजेंसी है जिन्होंने नारकोटिक ड्रग्स के बारे में छानबीन में पता किया था जब फोन को स्कैन किया गया रिया चक्रवर्ती के और शोभिक चक्रवर्ती के। इसके बाद उन्होंने वो डिटेल्स NCB के साथ शेयर की। इस मामले में हाल फिलहाल में कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर, जो कि एक नेशनल लेवल बिलियर्ड्स प्लेयर रह चुके हैं, उनकी पूछताछ हुई है। ये तमाम पूछताछ जो है अभी जारी है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बाहर आना बाकी है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। आपको बता दें कि रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। रिया के वकील और श्रुति मोदी के वकील का इस खुलासे पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रिया ने सारी चीजें बोल चुकी है कि वो ड्रग कभी लेती नहीं है, कंज्यूम किया नहीं है और ड्रग टेस्ट करने के लिए तैयार है। और जो ड्रग और NCB के सामने जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको फेस करेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए ना। और अगर आप बोलते हो सुशांत आज जिंदा नहीं है, उसके खिलाफ हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो भी लीकेज हो रहा है
सब उसके फैमिली के थ्रू हो रहा है। पहले उन्होंने बताया कि रेहा उसको ज्यादा ओवरडोज देती थी, नंबर 1 ड्रग्स देती थी और कुछ ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसे चीजें हमने नहीं बोला है। अगर वो बोल सकते हैं तो उनको प्रूव करने दो ना। उन्होंने जब जुलाई में ज्वाइन किया, मिड ऑफ जुलाई में, उनको खुद को ये पता नहीं था कि ड्रग्स क्या होता है। उनसे कहा गया था कि ये जो है सोफिस्टिकेटेड टोबैको है जो कि बड़े लोग कंज्यूम करते हैं। तो 10 दिन तक जो है उनके पास मैसेज घूमते रहे और 10 दिन बाद जब उनके पास एक मैसेज आया AK-47 का, तो वो पिक्चर देख के वो डर गई और तब उन्होंने पता लगाया तो पता चला ये ड्रग्स है। तो उसके बाद में उन्होंने सुशांत से ये कहा कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, अगर ये सब काम करने हैं तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। तो सुशांत ने कहा कि आज के बाद आपको इस चीज़ में कोई इन्वॉल्व नहीं करेगा और वाकई में उस दिन के बाद से जो है उनको कोई मैसेज नहीं आया। हमारे संवाददाता मुनीश लगातार मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीश, जो रिपोर्ट आपने दिखाई और जो अभी हम सुन रहे हैं सतीश मान सिंधे ने भी जो कुछ भी कहा है, इससे आपको क्या लगता है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो किस दिशा में जा रहा है? एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है कि रिया, उसके भाई शौबिक, इन सब की इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त तरीके से ड्रग्स मामले में थी। बहुत ही अहम सवाल किया है आपने श्वेता। देखिए, मामले की जांच शुरू हुई थी सुशांत की मौत को लेकर, लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर ड्रग्स की तरफ जा रहा है और इस मामले में सबूत जो है ईडी ने पहले ही इकट्ठा करके तमाम एजेंसियों को दे दिए। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है सीबीआई के, उन्होंने जो मेरी जानकारी दी कि रिया को आखिरी दिन सिर्फ ड्रग्स को लेकर उनसे पूछताछ की गई और जब उन्हें दिखाया गया कि आपने चैट किया हुआ है, श्रुति मोदी का चैट दिखाया गया, गौरव आर्या का चैट दिखाया गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई ड्रग्स को लेकर बातचीत अगर की है तो वो सिर्फ सुशांत को लेकर किया, मैंने कभी ड्रग कंज्यूम नहीं किया हुआ है। लेकिन सीबीआई सूत्रों ने कहा हुआ है कि वो रिया के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि रिया इस मामले में सच छुपा रही हैं, कहीं ना कहीं सच बोल नहीं रही हैं और वो अपने आप को बचाना चाहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं ले रहे थे। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर चैट रिया के मोबाइल फ़ोन से होते हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर से होते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर बातचीत तो हो रही थी। इसमें उन्होंने कई और बयान भी दर्ज किए हुए हैं। एनसीबी ने अब पेडलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस ड्रग्स के कनेक्शन को सुशांत की मौत से कैसे जोड़ा जाएगा, ये अब सीबीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जहां तक सुशांत की मौत का सवाल है, सीबीआई के पास में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है और उसको लेकर वो लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसे कोई ठोस सबूत मिले नहीं है जो कि रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसे कई कनेक्शंस हैं जिन्हें एस्टैब्लिश करना होगा, चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी हो। इन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीश, तमाम जानकारी के लिए, और दिव्येश आपका भी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि चीन की साजिश लगातार जारी है। जी हां, एक तरफ वो बातचीत का नाटक करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश करता है। 4 दिन में 3 बार चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। मंगलवार को जिस वक्त भारतीय सेना और चीनी सेना में बात हो रही थी, उस वक्त भी चीन ने दुस्साहस दिखाया, लेकिन भारत के तेवर देखकर चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। चार दिन में तीसरी बार ड्रैगन की हिमाकत। एलएसी पर चीन की हर गुस्ताखी को करारा जवाब। अलर्ट हिंदुस्तानी जवानों ने कर दिया बेदम। चीनी घुसपैठ की कोशिश फिर हुई नाकाम। एक तरफ बातचीत का ढोंग तो दूसरी ओर तनाव बढ़ाने की कोशिश, ये चीन की नीति है। चीन मानता नहीं, तभी तो वो लगातार घुसपैठ की फिराक में है, उकसावे की रणनीति अपना रहा है। 29 अगस्त से अब तक चीन ने 3 बार एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की है। पहली बार चीन के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में हिमाकत की, उन्हें करारा जवाब मिला। दूसरी बार 31 अगस्त की रात भी चीनी सेना ने गुस्ताखी दिखाई, लेकिन फिर उन्हें जवानों ने उनकी औकात दिखाई। और अब तीसरी बार 1 सितंबर को भी चीन की फौज ने कोशिश की,
लेकिन इस बार भी नाकामी ही हाथ लगी। जिस वक्त चुशूल में चीन और भारतीय सेना की बात चल रही थी, अमन शांति की कोशिशों में जुटा था हिंदुस्तान, लेकिन उसी वक्त चीन अपनी विस्तारवादी फितरत को अंजाम देना चाहता था। चीनी सेना की 7 से 8 गाड़ियों ने मंगलवार को LAC की तरफ बढ़ने की कोशिश की। PLA के जवान अपने चेपूजी कैंप से आगे बढ़ना चाहते थे, तभी भारतीय खेमे में इसकी भनक लग गई। सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भी चीन को करारा जवाब दिया। उसी के अंदाज में सेना ने जवानों को तैनात कर दिया, अपने साजो सामान भी अलर्ट कर दिए। जैसे ही चीन की नज़र हिंदुस्तान की तैयारियों पर पड़ी, उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। सेना की मुस्तैदी की वजह से चीनी सैनिक अपने कैंप में लौट गए। दुनिया जानती है कि चीन दो मुहा है। इसके सबूत 31 अगस्त की रात को भी मिले। दिन के उजाले में चीन ने बातचीत का नाटक किया और रात के अंधेरे में एक बार फिर से उसके जवान घुसपैठ की कोशिश के लिए निकल पड़े। खबरों की माने तो 31 अगस्त की रात चीनी जवानों ने काला टॉप और हेलमेट टॉप पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवान अलर्ट थे। उन्होंने चीनी जवानों को फौरन चेतावनी दी। हिंदुस्तानी जवानों ने मेगाफोन का इस्तेमाल करके चीनी सैनिकों को चेताया कि वो आगे बढ़ने की हिमाकत न करें। भारतीय जवानों की चेतावनी के बाद चीनी फौज की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। हिंदुस्तान ने चाइना की नीयत को साफ तौर पे समझा, जांचा और 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से लेकर आए और इस बटालियन ने चोरी छुपे इस एरिया की हाइट्स को पे कब्जा कर लिया। जब 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने 200-300 सैनिक लेके आए तो वास्तव में हिंदुस्तान ने उसके लिए ट्रैप रखा हुआ था और हमने उनको आसानी से पछाड़ दिया। 29-30 अगस्त की रात को भी घुसपैठ की कोशिश का अंजाम भुगत चुका है चीन, यानी उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। चीन की हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया कि 31 अगस्त की रात जब दोनों देशों के कमांडर तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे, चीनी फौज ने एक बार फिर उकसाने वाली हरकत की। भारत की ओर से सही वक्त पर कदम उठाया गया और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नाकाम कर दी गई। दरअसल पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित काला टॉप पर भारत के कब्जे के बाद चीन बौखलाया हुआ है। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम माने जाने वाले काला टॉप पर भारत ने कैसे कब्जा जमा लिया। इसी बौखलाहट में उसने दोबारा घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चीन ये भूल गया कि ये न्यू इंडिया है और वो जितनी बार नापाक कोशिश करेगा उतनी बार मुंह की खाएगा। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।